मौर्योत्तर काल खत्म हो गया था। ठीक। अब क्या पढ़ेंगे हम? गुप्त काल। यानी मौर्योत्तर काल कब खत्म हो रहा है? लगभग 300 एडी में। और जैसे ही मौर्योत्तर काल का अंत होगा, गुप्त काल स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि जब भारत में छोटे छोटे राज्य थे, जैसे दक्षिण भारत में सातवाहन था, तो जब सातवाहन थे तो उस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य शुरू हो गया था। यानी जब विदेशी आक्रमण कुषाण आए तो कुषाणों के सामंत के रूप में गुप्तों ने अपनी शक्तिशाली स्थिति का परिचय देना शुरू कर दिया था। यानी कुषाणों के अंडर में रहकर काम करने वाले कौन है? गुप्त। यानी इनके शुरू के दो शासकों ने कुषाणों के अंडर में रहकर काम किया, और तीसरा शासक जो बहुत शक्तिशाली हुआ, उसने स्वयं को कुषाणों से स्वतंत्र कराया और उत्तर भारत में एक नए राजवंश की स्थापना कर दी, जिसे किस नाम से जानेंगे हम? गुप्त साम्राज्य। मेरी बात समझे? पहली बार मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? मगध एज अ साम्राज्य के रूप में कब आया भारत में? नहीं याद है? उम्मीद भी नहीं है। हर्यक वंश स्थापित हुआ था बिंबिसार के समय में। पहली बार मगध साम्राज्य अस्तित्व में आया कि नहीं आया? ये वही मगध है जो 16 महाजनपदों में से एक था, और 16 महाजनपद में से 15 महाजनपदों को इसने पीछे किया और स्वयं में एक साम्राज्य स्थापित कर दिया। और पहला साम्राज्य कहाँ कौन बना? तो हर्यक वंश के बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कर दी। तो पहली बार मगध साम्राज्य का उत्कर्ष उस समय हुआ था, और दूसरी बार मगध साम्राज्य का उत्कर्ष गुप्तों के काल में हुआ। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये लगभग 15-16 राजाओं का शासन है। इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ेंगे। राजनीतिक इतिहास में जैसे हो गया चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है, पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त पढ़ेंगे। सबसे प्रतापी राजा गुप्त वंश का कौन है? समुद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा है। इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्त, रामगुप्त, ऐसे कई सारे अनेक राजा गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठे, लेकिन सब उतने ही इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी बात समझ लो? तो हमें पढ़ना क्या क्या है गुप्त साम्राज्य में, पहले ये समझो। समझने से पहले लाइट सही करो। रुको रुको रुको। रुकी नहीं। अब रुकेगी? नहीं रुकी। यार ये क्या हुआ? आज क्यों नहीं रुका ये? इसलिए नहीं रुका? चलो ठीक है। तो गुप्त काल को पहला हम पढ़ेंगे उसका राजनीतिक इतिहास। ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम इसका आर्थिक प्रशासनिक इतिहास। फिर हम पढ़ेंगे इसका सांस्कृतिक इतिहास। समझ गए? यानी 3 कालखंडों में पढ़कर गुप्त साम्राज्य को समझने का प्रयास किया जाएगा। पहले शुरू करने से पहले गुप्त के बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए। वो क्या क्या है? अगर पूछे गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त। संस्थापक है श्रीगुप्त। यानी गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। लेकिन ये कमजोर शासक है। यानी ये गुप्त साम्राज्य के नाम पर सबसे पहले शासक के रूप में सामने आएगा, लेकिन कमजोर है। महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजा ये नहीं है। इसका वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तब आप कहेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो मौर्य अपनी राजधानी कहाँ छोड़ के गए थे? तक्षशिला। स्थिति गंभीर है भाई तुम लोग की। कहाँ गए थे? मौर्य की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र।
तो इसने भी मतलब गुप्त साम्राज्य की राजधानी भी, प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैन। ठीक है, तो पहला शासक कौन है? लाइट पंखे बंद करो। पहला शासक कौन है? श्रीगुप्त। दूसरा शासक नहीं, कोई और है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है? राजधानी पाटलिपुत्र पहली और दूसरी राजधानी उज्जैन। अगर पूछा जाए गुप्त वंश का अंतिम शासक, आंसर विष्णुगुप्त। बात समझे? इस साम्राज्य को, किस साम्राज्य को? गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। क्यों स्वर्ण युग बोल रहे हैं इसको? बताओ कोई, जो पढ़ चुके हो वो तो बता दें। इसको स्वर्ण युग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वही युग है जब ये साहित्य के लिहाज में अपनी सर्वोत्कृष्ट स्थिति पर होगा। गुप्त साम्राज्य का सांस्कृतिक इतिहास सबसे उत्तम दशा में होगा। तो गुप्त काल स्वर्ण युग है, किस परिप्रेक्ष्य में? साहित्य के परिप्रेक्ष्य में और वहां की संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में। क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, स्टेटमेंट ए। स्टेटमेंट आर कहेगा कि इस युग मतलब गुप्त क्योंकि गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। हाँ, तो कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। हाँ, आर में कहेगा कि ऐसे कहेगा कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। आर कहेगा कि यहां पर साहित्य और संस्कृति की स्थिति अपने सर्वोत्तम दशा में थी। तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है ना, समझे? चलो, यानी ये कैसा युग है? क्लासिकल एज है ये। क्लासिकल एज किस पर्सपेक्टिव में? तो साहित्य और संस्कृति। ऐसा नहीं कि सोने के खाने पाए गए इसलिए स्वर्ण युग है। जैसे जब तुम मध्यकाल पढ़ोगे, मध्यकाल में अकबर के बेटे को पढ़ोगे। अकबर के बेटा कौन है? जहांगीर। जहांगीर के काल को भी स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? जहांगीर के काल को भी स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? किस काल में, किस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है? अरे वो शाहजहां है यार। पेंटिंग्स के काल, पेंटिंग्स के परिप्रेक्ष्य में जहांगीर के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार शाहजहां के काल को आर्किटेक्चर के परिप्रेक्ष्य में। हद है यार, कुछ भी नहीं याद है तुम लोग को। ठीक उसी प्रकार गुप्त काल को भी साहित्य और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में गुप्त स्वर्ण युग कहा जाएगा। ठीक है, अब इसका स्टार्ट करो। एक एक शासक पढ़ेंगे हम लोग। गुप्त वंश का राजनैतिक इतिहास। पहला शासक श्रीगुप्त। जानकारी के अभाव में इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिली। बस दो चीजें, संस्थापक है, ठीक है, और इसकी उपाधि जो इसने प्राप्त की वो महाराज है। यानी इसका टाइटल क्या है? महाराज। और संस्थापक कौन है गुप्त वंश का? श्रीगुप्त। इतना जानना है क्योंकि इसके बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है। महाराज एक ऐसी उपाधि है जो इस समय तक आते आते आम उपाधि हो गई थी। कैसी हो गई थी? आम। अब आम उपाधि धारण करेगा कौन? आम आदमी की खास आदमी? आम आदमी ना। तो यानी ये कमजोर शासक है, ये स्वयं को स्वतंत्र घोषित नहीं कर पाया। यानी शासक बनने के बाद भी ये कुषाणों के सामंत के रूप में काम करता रहा। समझ में आया? नहीं आया? तो अगर पूछा जाए गुप्त वंश का संस्थापक कौन है तो आंसर श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है तो चंद्रगुप्त फर्स्ट। कुछ
श्रीगुप्त के बाद दूसरा शासक बना घटोत्कच गुप्त। ठीक है, यानी ये इसका पुत्र था। श्रीगुप्त की तुलना में ये थोड़ा सा मजबूत शासक हुआ, लेकिन इतना मजबूत नहीं था कि स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर पाए। ठीक है, दूसरा शासक कौन? इसने अपनी उपाधि श्री महाराज की उपाधि ग्रहण की। मतलब ये श्रीगुप्त की तुलना में थोड़ा सा मजबूत है, लेकिन इतना मजबूत नहीं है कि गुप्त साम्राज्य को स्वतंत्र घोषित कर पाए। किससे? कुषाणों से। समझ में आया? बस इसके अलावा इन दोनों के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं इकट्ठा करनी है। याद क्या रखोगे कि शुरू के दो शासक संप्रभु नहीं थे। क्या नहीं थे? संप्रभु नहीं थे। यानी ये किसके अधीन काम कर रहे हैं? कुषाणों के। बात समझ गए? अब गुप्त वंश का जो तीसरा शासक आएगा, जिसका नाम समुद्रगुप्त नहीं है भाई, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये स्वयं को कुषाणों से अलग स्वतंत्र घोषित करेगा और एक नए साम्राज्य को अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में स्थापित करेगा और एक केंद्रीय साम्राज्य की स्थापना कर देगा। यानी स्वयं को कुषाणों से स्वतंत्र किसने किया? गुप्त वंश के तीसरे शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। इसके बारे में जानकारी के व्यापक स्रोत हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसका कार्यकाल 319 से 350 एडी। शुरू के दो शासकों की जानकारी हमें नहीं है कि कब गद्दी पर बैठे, कब नहीं बैठे, कब मरे, कब जिंदा रहे, इनके बारे में हमें नहीं पता। तीसरा शासक कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसके बारे में जानकारी के स्रोत मिल रहा है। इसका टाइम पीरियड भी हमें पता चल रहा है। क्या है? 319 से 350 एडी। बात समझ गए? थोड़ा सा देखो इसकी उपाधि। अभी उपाधि में तुम्हें अंतर दिखाई देगा। इसने कौन सी उपाधि दी? महाराजा धीराज। उपाधि भारी भरकम लग रही कि नहीं लग रही है? तो उपाधि भारी भरकम है तो व्यक्ति भी भारी भरकम होगा ना। भारी भरकम था। पहली बार कुषाणों से खुद को स्वतंत्र करा दिया इसने और एक नए अखिल भारतीय केंद्रीय साम्राज्य की स्थापना कर दी। समझ गए? टाइम पीरियड क्या है? जैसे ही इसने अपना कोरोनेशन कराया, कब? जैसे मतलब कोरोनेशन का मतलब राज्याभिषेक। जैसे ही इसने अपना राज्याभिषेक कराया, अपने राज्याभिषेक की खुशी में इसने एक गुप्त संवत की शुरुआत कर दी। यानी गुप्त संवत की शुरुआत कब की इसने? 319 एडी। उपलक्ष्य क्या था? खुद को गद्दी पर बैठालने के उपलक्ष्य में इसने 319 एडी में गुप्त संवत की स्टार्टिंग कर दी। क्वेश्चन बताओ, विक्रम संवत की स्थापना किसने की? कब? बहुत बढ़िया, गुड। बस 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 अपना ज्ञान अपने पास रखो, किसी को मत बताओ। सिर्फ इतना बता दिया, अब आगे मत बताना, ढूंढते रहे ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखो। गुप्त संवत हो गया। अब इसने विवाह किया। विवाह किससे किया? लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी जिसका नाम कुमार देवी था, इससे विवाह किया। किसने? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। और विवाह के उपलक्ष्य में इसने एक विवाह प्रकार का सिक्का चलाया। तो पूछा गया विवाह प्रकार का सिक्का किसने चलाया? ऑप्शन में 3-4 गुप्त शासक थे। आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसने विवाह प्रकार का सिक्का चलाया। ब्याह किससे किया? समझ में आया? तो पहली बार तो विवाह प्रकार का सिक्का देखो, और सिक्का देखने के बाद किसकी जानकारी मिलेगी तुम्हें? मिल रही कि नहीं मिल रही है? दूसरी जानकारी इसको, यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए मथुरा से एक अभिलेख पाया गया।
यानी मथुरा के लेख में चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी प्राप्त हो रही है। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य कह रहे हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट शासक है गुप्त वंश का। इसके बारे में जानकारी कहाँ मिली हमें? तो पहले उसका कोरोनेशन 319 एडी, 319 एडी में अपने कोरोनेशन के बाद उसने गुप्त संवत की शुरुआत की, जो आज भी चल रहा है। इससे पता चल रहा है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट शासक था। दूसरा, जब इसने लिच्छवी गणराज की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तो उसके उपलक्ष्य में क्या चलाया? विवाह प्रकार के सिक्के चलाए। अब विवाह प्रकार के सिक्के में क्या होगा? ये लिखा, ये सिक्का है, ये बने हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये बनी है कुमार देवी, वरमाला पड़ेगा, शादी होगी, यहाँ लिखा होगा नाम चंद्रगुप्त फर्स्ट, यहाँ लिखा होगा कुमार देवी। तो साक्ष्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2 साक्ष्य हो गए। तीसरा साक्ष्य, मथुरा का लेख भी हमें चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में जानकारी दे रहा है। अब क्वेश्चन, मथुरा लेख है किसका? नहीं, तुमसे तो खैर उम्मीद ही नहीं है हमें। हाँ बता, अशोक का ना, देखो इसने सही बता दिया ऐसा पहली बार। मथुरा लेख अशोक का है ना? हाँ, अंदर एक मुनमुनाते रहो, मक्खा बन जाओ तुम मक्खी हो, अंदर ही मुनमुना के काम खत्म करो अपना। कनिष्क का है, यानी कनिष्क के मथुरा लेख से हमें चंद्रगुप्त फर्स्ट की जानकारी प्राप्त हो रही है। एक पुराण है वायु पुराण। कौन सा पुराण? इस वायु पुराण में चंद्रगुप्त फर्स्ट के साम्राज्य विस्तार का उल्लेख किया गया है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट का कितना बड़ा साम्राज्य था। ये कौन दे रहा है हमको जानकारी? वायु पुराण। क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो साम्राज्य है ये मगध से होते होते यानी बिहार से यूपी तक फैला था। यानी मगध से प्रयाग। तो पूछा जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट का साम्राज्य विस्तार कितना है? तो पाटलिपुत्र से लेकर प्रयाग। बात समझे? पाटलिपुत्र कहाँ है? मगध में। मगध कौन क्या है? बहुत बढ़िया, चलो कुछ तो याद है, बिहार है मगध। और ये क्या है? प्रयाग, इलाहाबाद। ठीक है, तो यहां तक इसका विस्तार फैला हुआ था। बात समझ गए? पक्का? यानी क्या क्या देखा हमने? इसकी महाराजा अधिराज की उपाधि है ना, इसका टाइम पीरियड 319 से 350, विवाह कुमार देवी, विवाह प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त फर्स्ट के, है ना। उसके बाद कोरोनेशन 319 और कोरोनेशन के उपलक्ष्य में उसने गुप्त संवत की शुरुआत चला दिया। ठीक है, इतनी जानकारी हमें चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में प्राप्त हो रही है। इसके बाद सबसे प्रतापी राजा, गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा गद्दी पर बैठेगा। कौन है वो? वहां क्या देख रहे हो तुम यार? वहां क्या है वहां पे? जिंदगी यहां पर है, तुम वहां पीछे देख रहे हो और कह रहे हो कि 1 महीने बाद तुम पढ़ लोगे। हमें नहीं लग रहा कि 1 महीना पढ़ लोगे तुम 1 महीने बाद। कुछ तो याद। अच्छा, तुमने क्या पढ़ा अभी तक? क्या तुमने पढ़ा है ये बताओ। कल तुमने इधर इधर देखो क्या पढ़ा है? आईबीसी। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने क्या कहा है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अच्छा, किसने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ के कारण डूब गई? कौन इतिहासकार है? तो तुम आईबीसी पढ़ो, केवीसी पढ़ो, सीबीसी पढ़ो, डीवीसी पढ़ो, सब बराबर है तुम्हारे लिए। तुम्हारे सामने मेडिकल रिपोर्ट भी रखी हो ना, तो तुम आईबीसी की लिपि और मेडिकल रिपोर्ट में अंतर बता नहीं पाओगे। ऐसे बढ़िया पढ़ाई चल रही। तुम बताओ किसने कहा है? एडवर्ड। और तुम बताओ।
हैं? क्या नाम बोल रहे हैं? ये 2 4 को 5 जो जोड़ दिए हो क्या एक साथ इतिहासकारों को? हाँ, हमको भी क्या पता किसने बोला यार, वो तो बोल के चले गए, याद तुम लोग को पढ़ करना पड़ा। समुद्रगुप्त, जिसका टाइम पीरियड 350 से 350 से 375 एडी, ठीक है। ये सबसे प्रतापी राजा है। ये साम्राज्य विस्तार करने के साथ साथ बहुत बड़ा विद्वान भी है, साहित्यकार भी है और काफी योग्य शासक है। ये अपने पिता, जो विस्तार उसके पिता का है, किसका? चंद्रगुप्त फर्स्ट का विस्तार है, जो कहाँ से? प्रयाग से लेकर मगध तक यानी पाटलिपुत्र तक, ये अपने साम्राज्य को पूरे भारत तक विस्तारित कर लेगा। यानी 25 सालों में समुद्रगुप्त लगभग पूरे भारत को जीतकर अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेगा। प्रतापी है कि नहीं है? उसके बाद 1 नंबर का साहित्यकार भी है, 1 नंबर का विद्वान भी है, तो इसने कई सारी उपाधियां धारण की। समुद्रगुप्त ने लगभग 7 से 8 उपाधियां प्राप्त की हैं। तो जैसे ही 7-8 उपाधि कोई व्यक्ति प्राप्त करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की उम्मीद है कि नहीं है? इस बार का पेपर देखो, आरओ का पेपर आया है, पेपर पूछे गया, कुषाण की उपाधि पूछी है, देवपुत्र, तो समुद्रगुप्त की पूछी जा सकती है कि नहीं पूछी जा सकती? चलो देखो, पहले इसकी उपाधियों की चर्चा करो। किसकी? समुद्रगुप्त की। क्या टाइटल्स? पहला, इसको कविराज कहा गया। कविराज का मतलब कवियों का कवि, यानी ये बहुत बड़ा कवि मतलब पोइटर है, संगीतज्ञ है, साहित्यकार है, ठीक है। इसके साथ साथ कविराज के साथ साथ इसको भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। जिस प्रकार नेपोलियन ने संपूर्ण विश्व को जीतने का प्रयास किया, ठीक उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत की संपूर्ण भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ये भारत का नेपोलियन कहने वाले आदमी विंसेंट आर्थर स्मिथ महोदय हैं। तो किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त, ठीक है। इसकी नेक्स्ट उपाधि बहुत पहले था, ये नहीं, ये समुद्रगुप्त। विडंबना है ये भाई। तो वही तो चाणक्य को फिर क्यों कहा गया भारत का मैकाबली? ये तो अंग्रेजों की साजिश है अपने आप को बेहतर करने के लिए। क्या है ये? लिच्छवी दोहित्र। बताओ समुद्रगुप्त का पिता का नाम क्या है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। और इसकी मम्मी कुमार देवी। ये कुमार देवी कहाँ की हैं? ननिहाल लिच्छवी का है, इसलिए इसको लिच्छवी दोहित्र की उपाधि भी दी गई। तो लिच्छवी दोहित्र कौन है? समुद्रगुप्त। इसकी एक और उपाधि है सर्व राजो छेत्ता। सभी राजाओं को अपने नियंत्रण में करने वाला, सभी राजाओं का विजेता कौन है? समुद्रगुप्त। एक और खास बात, किसी भी अभिलेख में समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त नहीं लिखा गया, बल्कि क्या कहा गया? सर्व राजो छेत्ता। यानी अशोक को सभी अभिलेखों में क्या कहा गया? अशोक को सभी अभिलेखों में अशोक कहा गया। उन 4 अभिलेखों को छोड़ दो, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदय गोलम, उसको छोड़ दो, उसमें अशोक को अशोक कहा गया। बाकी सभी अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया? आए, हम अभिलेख पूछ रहे हैं भाई साहब, तुम बताओ। तुम तो खैर, तुम 2 साल बाद अपने पापा का नाम भी भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाएगा, पापा का नाम क्या था? ये था, ये था। बताओ। देव नाम प्रिय प्रियदर्शी,
यानी अशोक को कभी भी अशोक के नाम से संबोधित नहीं किया गया, सिर्फ 4 अभिलेखों को छोड़ दो। ठीक उसी प्रकार समुद्रगुप्त को उसके अभिलेखों में समुद्रगुप्त नहीं कहा गया है। क्या कहा गया? सर्व राजो छेदता, सभी राजाओं को जीतने वाला। ठीक है, याद रखना, अभिलेखों में इसका नाम यही मिलता है। इसका नाम सर्वराजो छेदता ही मिलता है। इसके बाद इसकी एक और उपाधि है धरणीबंध। क्या है उपाधि? मतलब इसने भारत की पूरी धरती को बांध लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। इसके अलावा इसकी एक और उपाधि है धर्म प्राचीर बंध। कि जैसे अशोक एक नया धर्म शुरू करना चाहता था, है ना? अशोक ने कौन सा धर्म शुरू किया? धम्म था। अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया, दीन-ए इलाही, नहीं पता। ठीक उसी प्रकार समुद्रगुप्त भी एक नया धर्म शुरू करना चाहता था, जिस वजह से इसकी क्या उपाधि है? धर्म प्राचीर बंध। ठीक है, फिर इसको एक और उपाधि दी गई चंद्र प्रकाश। इसका चेहरा चांद की तरह चमकता था। कितनी उपाधियां हो गई? ये रट लेना। इनमें से एक उपाधि पूछेगा, सामने लिखेगा समुद्रगुप्त और कहेगा मैच करो। नहीं समझे? जैसे परम भागवत। अच्छा हाँ, एक और उपाधि है, इसी को परम भागवत भी कहा गया। तो आपको 8 उपाधियां समुद्रगुप्त के रिलेटेड में याद होनी चाहिए। पहली, कविराज। कविराज का मतलब कवियों का राज, तो कवि बहुत अच्छा कवि था इसलिए इसको कविराज कहा गया। दूसरा, भारत का नेपोलियन, अपनी युद्ध विजयों के कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। तीसरा, लिच्छवी दोहित्र, क्योंकि लिच्छवी के संबंध में उसके मम्मी लिच्छवी से थी, इसलिए उसको क्या कहा गया? लिच्छवी दोहित्र। चौथा, सर्व राजो छेदता, यानी सभी राजाओं पर अपनी विजय हासिल करने के लिए इसको सर्व राजो छेदता की उपाधि भी दी गई। धरणीबंध, यानी भारत की संपूर्ण धरती को उसने बांध लिया, जिस वजह से इसको धरणीबंध कहा गया। फिर धर्म प्राचीर बंध, मतलब ये भी एक नया धर्म स्थापित करना चाहता था, जिस वजह से इसको धर्म प्राचीर बंध भी कहा गया। नेक्स्ट, परम भागवत, भागवत धर्म का विशेष अनुयायी। भागवत धर्म पर इसकी बहुत गहरी आस्था थी, इस वजह से इसको परम भागवत की उपाधि भी दी गई। ठीक है, अब समुद्रगुप्त है कौन? तो इसको जानने के लिए तुम्हें 2 अभिलेखों को खंगालना पड़ेगा। जैसे अशोक को जानने के लिए अशोक के अभिलेख देखे हमने, उसी तरह से समुद्रगुप्त को जानने के लिए उसके अभिलेख देखोगे। तो समुद्रगुप्त को जानने के स्रोत, तो तुम्हें पता होना चाहिए 2। पहला, एरन अभिलेख, और दूसरा प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त को अगर जानना है तो आपको सिर्फ इनके पन्ने खंगालो, इनको जाके पढ़ो और समुद्रगुप्त आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। तुम्हें नहीं करना है, इतिहासकार कर चुके हैं, बस तुम्हें याद रखना है। ठीक है, एरन कहाँ है? एमपी। ठीक है, ये एकमात्र अभिलेख है जहां पर समुद्रगुप्त की बीवी का नाम दिखाई दिया, और उस बीवी का नाम क्या है? देवदत्ता। एकमात्र अभिलेख जहां पे समुद्रगुप्त अपनी वाइफ की चर्चा करेगा, उसका नाम क्या है? देवदत्ता। किसकी वाइफ? समुद्रगुप्त की। आगे बात समझे। दूसरी चीज, ये अभिलेख कह रहा है, क्या कह रहा है? समुद्रगुप्त के बारे में सोचते हुए, विचार करते हुए यह बात रख रहा है कि समुद्रगुप्त यमराज भी है और कुबेर भी है। यानी समुद्रगुप्त की तुलना किससे की इसने? समुद्रगुप्त की तुलना इस अभिलेख में, किस अभिलेख में? एरन अभिलेख में, कुबेर और यमराज से की है। क्यों की है?
इसका व्यक्तित्व देखो कैसा है। अगर समुद्रगुप्त खुश है तुमसे तो कुबेर बन जाएगा, सब कुछ दान दे देगा, जाओ ले जाओ। लेकिन समुद्रगुप्त का गुस्सा है तो प्राण ले लेगा तुम्हारे। यमराज से नीचे उसका कोई भी व्यक्तित्व नहीं है। कब? यदि वो क्रोधित है, और यदि खुश है तो सब कुछ ले जाओ उसका, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुलना कहाँ की है? एरण्य। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को कुबेर और यमराज कहा है? एरण्य। एरण्य अभिलेख में किस गुप्त वंशीय शासक को यमराज और कुबेर कहा है? समझ गए मेरी बात? ये दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कठिन क्वेश्चन होंगे, तुलना जब करा देगा कुबेर और यमराज की। आगे बात समझ पक्का? नेक्स्ट, अब ये आ जाओ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये मतलब ये कहा जा रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति कुछ और नहीं बल्कि समुद्रगुप्त की बायोग्राफी है। क्या है? यानी प्रयाग प्रशस्ति को आत्मकथा भी कहते हैं। किसकी? समुद्रगुप्त की। सब कुछ, अपनी सारी युद्ध जो उसने जीते हैं, उसने क्या क्या काम किए हैं, वो वीणा बजा रहा है तो इसकी चर्चा भी उसने की है। समुद्रगुप्त क्या था? बहुत बड़ा वीणा वादक। समुद्रगुप्त कौन है? बहुत बड़ा कविराज। समुद्रगुप्त ने क्या जीता? तो कई सारे राज्य जीते। इन सब की चर्चा किसमें की गई है? प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति बिल्कुल एक ऑटोबायोग्राफी की तरह है। किसकी? समुद्रगुप्त की। इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ले आओ इसको। कैसे? तो पहले प्रयाग प्रशस्ति है क्या, इसको जानो, है ना? 1 2 3 4। तो ये पहले है कहाँ? प्रयाग कहाँ है? जब समुद्रगुप्त ने इसको खुदवाया था। प्रयाग प्रशस्ति मतलब ये एक बोर्ड और इस पर बातें लिखी जाए और कहीं चिपका दी जाए, कहीं लगा दी जाए, तो क्या कहलाएगा ये? प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब समझते हो? ये क्या मतलब प्रशस्ति का? वो प्रस्तुति होता है, रिप्रेजेंट करना। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रदर्शित करना। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। किसकी? अपने राजा की। कौन करेगा? लिखने वाला, जो लिख रहा है। तो ये जो समुद्रगुप्त ने खुदवाया है प्रशस्ति, मूलतः वो कहां पर है? कौशाम्बी। ठीक है, यानी प्रयाग प्रशस्ति जो मूलतः कहां स्थित थी? कौशाम्बी में। कौशाम्बी से इसको ट्रांसफर किया गया इलाहाबाद के किले में। किसी को पसंद आया होगा, उसने निकाला होगा और वहां पे शिफ्ट कर दिया होगा। तो पहले ये बताओ, दिल्ली टोपरा अभिलेख किसने निकाल के कहां शिफ्ट किया? मेरठ शिफ्ट किया। तो ये लड़का बहुत टॉप कर जाएगा, पहली रैंक। ऐसे ही पढ़ते रहोगे तुम, शायद पहले से भी नहीं, तुम वो ले आओगे रैंक। तुम क्या बोलते हो उसको, तुम पहले से भी अच्छी रैंक ले आओगे। तुम लोग पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए लड़ाई करो, बाकी तो तुम लोग होना तो है ही तुम लोग का। अंबाला से किसने निकाला? जहांगीर ने। देखो है कितना बढ़िया लगा। सेकंड रैंक तुम्हारी पक्की हो गई। फर्स्ट तो इसकी है दिल्ली टोपरा मेरठ। टोपरा को मेरठ में स्थापित कर दिया, यानी इनको पता नहीं कि टोपरा अलग है, मेरठ अलग है। अरे वाह, ताली बजाओ इनके लिए, बहुत बढ़िया। फिर जहांगीर ना, जहांगीर ने। तुम बताओ? नहीं याद है। फिरोज शाह तुगलक ने किया था यार। अब कौशाम्बी प्रयाग प्रशस्ति को जहांगीर को पसंद आई और जहांगीर ने प्रयाग प्रशस्ति को कौशाम्बी से खुदवाया और इलाहाबाद के किले में लगवा दिया। तो अब इस समय कहां पर है? इलाहाबाद के किले में। पहले मूलता कहां थी? कौशाम्बी। समझ गए? लेखक कौन है इसके? जी चलो, हरिशेण लेखक हैं।
ठीक है। लिपि ब्राह्मी लिपि, भाषा संस्कृत। और इसमें कितने लेख लिखे हैं तो आपका आंसर होगा। ये थी जानकारी थोड़ी सी प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। मूलतः कहाँ स्थापित थी? कौशाम्बी में। कौशाम्बी से इलाहाबाद स्थानांतरित की अकबर के पुत्र जहांगीर ने, और कहाँ लगा दिया? इलाहाबाद के किले में। किसने लिखा? इसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी, भाषा संस्कृत, और इसमें 33 लेखों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, यानी प्रयाग प्रशस्ति को ऑटोबायोग्राफी कहा है किसकी? हाँ है ना? पहली तो चीज ये समझ गई है ना कि अगर पूछा जाए समुद्रगुप्त की आत्मकथा कौन सी है तो तुम्हें आंसर होना चाहिए प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, दूसरा पूछेगा, अच्छा अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? जी, जेम्स प्रिंसेप ने। वैसे ही सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति को पढ़ने का श्रेय किसको गया? कैप्टन ए ड्रायर। ए ड्रायर, ठीक है। यानी जेम्स प्रिंसेप जिसने अशोक का अभिलेख पढ़ा, वैसा ही कुछ काम कैप्टन ए ड्रायर ने प्रयाग प्रशस्ति के लिए तभी होगा, तभी पढ़ा होगा यार। तुम्हें अंग्रेज क्या बिल्कुल पागल लगते हैं क्या? विद्वान है यार, ऐसा नहीं है। 200 साल तक भारत में शासन करेंगे, सब जान जाते हैं। तुम उसका नाम सुना है? विलियम जोन्स का? कौन है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी उसने। विल्किंस का नाम सुना है? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। पहले गीता पढ़ी होगी तब अनुवाद किया होगा ना, फिर तो पढ़े लिखे, ऐसा नहीं है कि अरे भाषा ही तो है यार, तुम्हें लगती है अंग्रेजी कठिन, उनके लिए तो वो योग्य आदमी है। विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है। वहाँ रामायण, महाभारत और पता नहीं क्या कौन कौन से ग्रंथ पढ़े जाते थे, तो पढ़ने वाले लोग थे। ठीक है, कैप्टन ए ड्रायर ने क्या किया? प्रयाग प्रशस्ति को पढ़ लिया। कितनी बातें हैं? लेके कौन आया? जहांगीर। तो चाटने के लिए तो नहीं लाया होगा, उसने खुदवाया होगा। और जहांगीर ने प्रयाग प्रशस्ति में एक नया लेख भी लिखवाया। किसने लिखवाया? जहांगीर ने। और जहांगीर ने प्रयाग प्रशस्ति में अपना नाम और बीरबल का नाम भी अंकित करवा दिया। तो किस प्रशस्ति में मध्यकाल के राजा का उल्लेख है? प्रयाग प्रशस्ति। ये किसके द्वारा लिखी गई है? हरिशेन के द्वारा। समझ में आया? कहाँ प्राचीन भारत, कहाँ मध्यकाल। कंफ्यूज मत करना। जब इसने कौशाम्बी से प्रयाग में इसको स्थानांतरित किया था तो अपने नाम, अपना लेख लिखवाया, उस लेख में अपना नाम और बीरबल का नाम भी लिखवा दिया। जो नया लेख जहांगीर ने लिखवाया ये पूरा किसमें है? संस्कृत में। जहांगीर ने जो लेख लिखवाया वो फारसी में। तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जो संस्कृत के साथ साथ फारसी में भी लिखा गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति। हालांकि बाद में लिखा गया वो बात अलग है, लेकिन उस आज वर्तमान के लेख में, वर्तमान की प्रयाग प्रशस्ति में दोनों भाषाएं लिखी होंगी कि नहीं लिखी होंगी? आगे बात समझे। फिर समुद्रगुप्त की सभी युद्ध विजयों का वर्णन किसमें किया गया है? प्रयाग प्रशस्ति में। युद्ध करते समय समुद्रगुप्त ने शंकु, तोमर, भिंदीपाल नामक 3 नए शस्त्रों का यूज किया। तो शंकु, तोमर, भिंदीपाल क्या है? 3 शस्त्र किसने यूज किया? अब ये बताओ, रथ, मूसल, महाशिला, कंटक किसने यूज किए? जब तक रिलेट करके नहीं पढ़ाई करोगे हिस्ट्री बड़ी बेवफा रहेगी। रात पढ़ोगे सुबह खफा हो जाएगी तुमसे। ये देखो, ये है हिस्ट्री की विद्वता। सारे आंसर पता है इसको। अजातशत्रु ने रथ, मूसल और महाशिला कंटक बनाए थे कि नहीं बनाए थे? युद्ध में जब यूज किया था, नहीं याद आ रहा है? वहां पे ऑप्शन आएगा, भूल जाओगे। तो जैसे अजातशत्रु ने नए शस्त्रों का यूज किया, कौन से? रथ, मूसल और महाशिला कंटक। ठीक उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने अपने युद्ध विजय के दौरान नए नए शस्त्रों का यूज
किया, जिनके नाम शंकु, तोमर, भिंदीपाल भी थे। बात समझ में आई? अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। अब समुद्रगुप्त की युद्ध विजय किसके आधार पर? किसके आधार पर? प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर। है ना? तो देखो, समुद्रगुप्त ने पहली बार उत्तरापथ की विजय की। यानी अब ये जब युद्ध विस्तार, सॉरी साम्राज्य का विस्तार करेगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट का कितना है साम्राज्य का विस्तार? मगध से लेकर यूपी तक, पाटलिपुत्र से लेकर प्रयाग तक। क्या ये बड़ा साम्राज्य था? अब ये बढ़ाएगा। देखो तो पहले क्या जीता इसने? उत्तरापथ विजय का उल्लेख उन 33 लाइनों में से किन लाइनों में है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि लाइन नंबर 13 और लाइन नंबर 14 किसकी गवाही दे रही है? उत्तरापथ विजय की। ये 13 और 14 लाइन कहां पर होंगी? उन 33 लाइनों में से। 33 लाइन से किसकी? अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति की। उसने दूसरी विजय की दक्षिणापथ की विजय। इस दक्षिणापथ की विजय का उल्लेख 19वीं और 20वीं लाइन में भी किया गया। नहीं समझे? इसके बाद इसने अपने आसपास कुछ आट्विक राज्यों को भी जीता। आट्विक क्या होता है? आट्विक राज्यों को भी जीता, जिसका उल्लेख लाइन नंबर 21 में किया है। फिर इसके बाद समुद्रगुप्त ने अपनी विजय को बढ़ाया और अपनी सीमा के सीमांत प्रदेशों को जीता, जिसका उल्लेख लाइन नंबर 22 में है। और अंततः उसने विदेशी राज्य जो भारत में स्थित थे उनको भी जीत लिया, जिसका उल्लेख 23 और 24 में किया गया है। याद रख पाओगे? याद रखोगे तो प्री निकलेगा, नहीं रखोगे तो नहीं निकलेगा। 4-4 साल तक लोगों का प्री नहीं निकलता है, लास्ट अटेम्प्ट तक प्री नहीं निकलता, तो उन्हीं का नहीं निकलता जो याद नहीं रख पाते। याद रखोगे तो वहाँ पे दिमाग चलेगा और दुगनी गति से चलेगा, लेकिन नहीं याद होगा तो वहाँ पे बेहोश हो जाओगे, मर जाओगे, मौत आ जाएगी, क्वेश्चन नहीं होंगे। तो देख लो, प्री निकालना है तो याद करना, नहीं निकालना है तो चलने तो ऐसी बात है। दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ से निकाल लो, दिल्ली मेरठ को दिल्ली टोपरा से निकाल लो। टी फेंथलर की जगह जेम्स स्पेंसर को रख दो, जेम्स स्पेंसर की जगह टी फेंथलर को रख दो। कौन है टी फेंथलर? खोज करता है किसके? तुम्हारे। तुम खो गए थे, तुम्हें खोज लिया। अर्थ देखो, अर्थशास्त्र देखो, कंफ्यूजन देखिए आप, लेवल देखिए कंफ्यूजन का। अर्थशास्त्र कहीं और जा रही है, चाणक्य की और क्या बोल रहे हैं, ये अशोक के अभिलेख कहीं और जा रहा है। टी फेंथलर से खुजवा दो तुम अर्थशास्त्र और साम शास्त्री से खुजवा दो तुम अभिलेख, और नंबर आएंगे पेपर करते करते, अरे 100 में 90 करेंगे। घर आते थे 9 नहीं बचते हैं, ऐसे ही नहीं बचते। ओ शिट, टी फेंथलर भी होगा ऑप्शन में, साम शास्त्री भी होगा, और तुम लगा के आओगे साम शास्त्री, और घर आते आते टी फेंथलर याद आएंगे, बेहोश हो जाओगे। ये तुम्हारे कमजोर दिमाग की निशानी है। आपने अपने दिमाग को इतना जंग से भरवा दिया है ना, वो भी चीखता होगा किस पागल आदमी के शरीर में घुस गया, नीच आदमी है जो मेरा यूज नहीं कर पा रहा है। दिमाग गाली देता होगा अंदर बैठे बैठे, देखो मेरा यूज ही नहीं है, मैं लेटा हूं, सोचो चला ही नहीं रहे। बेचारा वो भैंस बन गया है दिमाग तुम्हारा, आलसी अजगर, सो ही रहा है 19 सालों से, मौका ही नहीं दिया उसको तुम्हें चलाने के लिए। आइंस्टीन ने कितना यूज किया था दिमाग का? बहुत बहुत क्या होता है, 1000 गुना, 13%, और तब जाके आइंस्टीन हो गए। तो आइंस्टीन नहीं बनना तुमको, तुम 1% चला लो भाई, 0.5 चला लो, 0.7 चला लो, उतने में तो आईएएस जैसी एग्जाम परीक्षा निकल जाएगी।
माइनस में चल रहा, माइनस में तुम लोग का दिमाग। उसको रेगमार्क जानते हो? रेगमार्क क्या होता है? क्या होता है? उस दिमाग को निकालो और रेगमार्क से रगड़ो। हाँ, जंग साफ करने वाला, जंग रोधक है वो। जंगीला हो चुका है, जहर फैल चुका है तुम लोग के दिमाग में, उसको निकाल के सफाई करो उसकी। टी फेंतलर और 3-4 नाम बता दो। अरे भैया ये फोन, ये सब हर्डल्स हैं। फोन बजा, अरे माय गॉड बीवी का फोन आ गया गर्लफ्रेंड का, क्या है यार, क्या, व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? चीजें खराब होती चली जाएंगी जी। अच्छा, आयुष ने भेजा, बेटा 2 मिनट वेट करो, ठीक है? या लाइब्रेरी में बैठो, लाइब्रेरी बगल में, जस्ट लाइब्रेरी है। अरुण लाइब्रेरी दिखा दो इस लड़की को। मेरी बात समझे? ये सब दुश्मन है, फोन वोन, मर जाओगे, जीवन सत्यानाश है तुम लोग का। चलो छोड़ो, 23-24 हो गया, क्या कर रहे थे? चलो बाकी यहां तक याद रखो, समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी युद्ध विजय की हैं, जैसे उत्तरापथ में कैसे जीता है, दक्षिणापथ में क्या जीता है, आठविक राज्यों में, सीमांत प्रदेशों में, विदेशी राज्यों में, ये सब कल किया जाएगा। ओके, चलो मिलते हैं कल।